हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग यह प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर का यह प्रश्न है सी टेट का। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो प्रश्न है उसको हम लोग आज करेंगे। तो एनसीईआरटी से आया हुआ जो प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे 15 प्रश्न एनसीईआरटी से आता है। तो इससे हम लोग आज प्रश्न करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और ये बार बार एग्जामों में आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। इसमें से आपको बताना है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। इसमें से सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि, बछेंद्री पाल, कड़म मल्लेश्वरी। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें कड़म मल्लेश्वरी हैं जो वे वेट लिफ्टर हैं, ठीक ना। इन्होंने 2000 ओलंपिक खेलों में यह हुआ था सिडनी में। कहाँ पे हुआ था? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2000 में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक खेल में पदक जीतकर प्रथम महिला बनी थी जिन्होंने वेट लिफ्टर में यह पदक कांस्य पदक जीता था, ठीक ना। ओलंपिक खेल में प्रथम महिला थी। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा कड़म मल्लेश्वरी सही होगा, जिन्होंने 2000 में यह पदक जीता था सिडनी ओलंपिक में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। एक पूछ रहा है कि कौन सा समूह जड़ जड़ का है। आपको बताना है चुकंदर, आलू, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, हल्दी, अदरक, गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा समूह जड़ का है। यह ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आप लोग बताइए। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। गाजर जो है और चुकंदर जो है यह मूली, यह जड़ है, ठीक ना। यह सभी क्या होते हैं? जड़ होते हैं। और आलू जो होता है, आलू वह तना होता है। आलू होता है तना होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। और शकरकंदी, हल्दी भी वह तने के रूप में, और एक जो है इसमें हल्दी भी जो आती है, हल्दी वो भी तने में आती है और शकरकंदी भी तने में आती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है और संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो यह रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है, इसको आपको बताना है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है तो आपको बताना है। तो यह देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में यह एक रेगिस्तानी ओक है जो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह 700 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 700 वर्षों तक यह जीवित रहता है। यह आप लोग याद रखिएगा, यह 700 वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक ना। आप लोग इतना जानते रहिएगा। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेफेंथिस ये वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो एक नेफेंथिस एक पौधा है और इसमें वह शिकारी पौधा है कहलाता है। इसको आपको बताना है। यह इसको हम लोग कूट के वाइज से पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बताना है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। यह जो पौधा है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। और यह नमी और दलदली क्षेत्रों में यह पौधा पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है। ये भी सही है। यह इसका आकार एक घड़े जैसा होता है और इसका जो मुख होता है वह पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। क्या करता है? यह छोटे छोटे और मकोड़े को फंसाकर शिकार कर सकता है। नहीं, यह छोटे सिर्फ नहीं करता है, बड़ों कीड़ों को भी शिकार करता है। यह छोटे कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकाल पाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह आवाज़ नहीं निकालता है। उसमें क्या होता है कि उसमें न यह शिकारी पौधा के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें बस इतना ऑप्शन सही होगा कि यह एक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है और इसका आकार कैसा होता है, एक घड़े जैसा होता है। तो इसमें ए और बी दोनों सही होगा और इसमें सी और डी गलत होगा। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, और इसको आप लोग याद रखिएगा, जो नेफेंथिस पौधा है यह दलदली क्षेत्रों में और नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि दांडी जो यात्रा हुई थी गांधी जी ने की थी वह किस राज्य से की थी, इसको आप लोग जानते हैं। आपको बताना है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गुजरात से। तो दांडी मार्च जो यात्रा चली गई थी तो उसमें आपको बताना है यह किस राज्य से स्टार्ट हुई थी, जिसे हम लोग नमक मार्च भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसको आपको बताना है। तो यह कहाँ से हुई थी, तो गुजरात राज्य से दांडी यात्रा हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है क्या है, यह कौन सा बुखार है, मियादी बुखार है, मलेरिया बुखार है, चिकनगुनिया, डेंगू। इसको आपको बताना है जिसका इलाज सिनकोना के पौधे से किया जाता है, सिनकोना के पेड़ की छाल से किया जाता है, वह कौन सा बुखार है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसको आपको बताना है, जिसे हम लोग उसके सिनकोना के पौधे के छाल से इसका हम लोग सही करते हैं। तो वह मलेरिया जो बुखार है जो सिनकोना के पेड़ की छाल से इसका इलाज किया जाता है। इससे दवा भी बनती है इसकी छाल से। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो मलेरिया है वह किससे होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं मच्छरों के प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं उसके काटने से, मच्छरों के काटने से, उससे काटने से मलेरिया होता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। चेराओ वो एक नाच है, वह कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड के करते हैं, मिजोरम के करते हैं, मणिपुर के करते हैं, मेघालय करते हैं। तो चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं इसमें आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो चेराओ नाच है यह कहाँ के लोग करते हैं, तो इसको आपको बताना है। तो यह मणिपुर के लोग करते हैं कि कहाँ के, यह लोग मिजोरम के लोग करते हैं। कहाँ के, चेराओ नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं। उस दिन क्या होता है कि रंग बिरंगी पोशाक पहनकर और अपने चेहरे पर रंग बिरंग मतलब क्या करते हैं, पेंट करते हैं, और उस दिन एक अच्छा नृत्य करते हैं लोग, उसी को चेराओ नाच कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह मिजोरम राज्य में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, यह मैप मानचित्र का प्रश्न है और यह प्रश्न मानचित्र से एक प्रश्न जरूर आते हैं। इसको आप लोग लिख के ले लीजिएगा। इसको आप लोग पूरे भारत का जो मैप है उसको याद रखिएगा, ठीक ना। और इससे एक प्रश्न आना ही आना है। तो इसमें आपको बताना है तमिलनाडु जो है वो इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, इसको हम एक नक्शा बनाते हैं। यह नीचे का भारत है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है, और यहाँ पे ये जो सटा है ये केरल है, ठीक। और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सटा हुआ यह आंध्र प्रदेश है, और इससे जो सटा है यह कर्नाटक है, ठीक ना। तो यह हमारा जो तमिलनाडु है यही तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। इसको आप लोग जान लीजिएगा। इससे सटा हुआ यह कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, एक कर्नाटक है, एक केरल है, ठीक ना। तो इसको आप लोग जान लीजिएगा। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा मानचित्र के हिसाब से, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है सही। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यह फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ठीक ना। जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। और यह जो आपको ये भी बता दें कि जो तमिलनाडु का यह समुद्री तट है इसको हम लोग कोरोमंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कोरोमंडल के नाम से। जो यह पूर्वी छोर है
इसको कोरोमंडल के तट के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित क्या करता है, इसको आपको बताना है कि पर्यावरण, ऑप्शन इसमें फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, नहीं, पर्यावरण याद करके नहीं सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ठीक ना। पर्यावरण जो है सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, इसमें से आपको बताना है। और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, यह बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण जो अध्ययन होता है वो बाल केंद्रित होता है, और पर्यावरण जो अध्ययन किया जाता है वो भ्रमण करके, मतलब बच्चों को घुमाकर उसको सीखने के लिए, उसके खोज करने के लिए के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों को अपने व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। न कि बच्चों को याद करा के, बच्चों के उसके व्यवहारिक ज्ञान को ही बढ़ावा देना चाहिए। आप लोग इतना जानते रहिएगा, जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो बाल केंद्रित होता है। इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो आपको बताना उप प्रकरण है, प्रकरणों का उप प्रकरण है। इसमें आपको बताना है परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो उप प्रकरण है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो उप प्रकरण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो पाठ्यक्रम का जो उप प्रकरण है, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा जानवर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जानवर जो है यह उप प्रकरण है। और प्रकरण जो आता है इसमें प्रकरण पाठ्यक्रम का जो प्रकरण है वह परिवार और मित्र, भोजन और हम चीजें कैसे सीखते हैं, यह प्रकरण के अंदर आता प्रकरण के अंतर्गत आता है, प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, यह उप प्रकरण जानवर है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो इसमें से कौन पर्यावरण में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सही बात है। बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे सक्रिय नहीं रहेंगे तो बच्चों को ज्ञान कहाँ से आएगा। बच्चों के समुदाय के सदस्य होना जरूर है। बच्चे अपने समुदाय के सदस्य होने के लिए बहुत जरूरी है, और बच्चे अपने आसपास के समुदाय से जुड़ना और अपने परिवार के में, मतलब उसको समुदाय में रहना, उसको पहला ज्ञान परिवार के ही साथ मिलता है। और थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही बात है कि जो पाठ्य पुस्तकें पर्यावरण की वो भी बहुत जरूरी है ज्ञान के लिए, बच्चों के लिए। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा जो है बच्चों के लिए यह नहीं मायने रखता है। यह भाग लेना, सक्रिय भाग लेना, समुदाय के साथ जुड़ना और जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकें हैं वह बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी। इसमें ए बी सी सही होगा, ऑप्शन हमारा एक सही है। इसमें आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसमें देखिए आगे, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो बच्चों को पर्यावरण सीखने के लिए कौन सा प्रभावशाली तरीका है जो जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत क्या होता है, यह वृत्तांत होता है एक छोटी कहानियाँ, जैसे स्टोरी होती है, शॉर्ट फिल्म होती है, उसको ही वृत्तांत कहा जाता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो ज़्यादा जो होती है कहानियों के रूप में वह चलती है, तो उसी को वृत्तांत के रूप में देखा जा सकता है। कहानियाँ ये भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, तो इसमें हमारा वृत्तांत और कहानियाँ ये भी सही है। आगे चलते हैं। शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या क्या है, बच्चों के लिए नकारात्मक है, ठीक ना, यह ऑप्शन हमारा गलत है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रदर्शन और व्याख्या ये भी बच्चों के लिए कोई जरूरी नहीं है, शिक्षक सिर्फ अवधारणा दे और व्याख्या करे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ऑप्शन 2 कट गया, इसमें बचा हमारा वृत्तांत और कहानियाँ। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा, ठीक ना।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो इसमें आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो देखिए, जो बच्चे हैं पर्यावरण को सीखने का सबसे अच्छा प्रभावशाली तरीका है वह परिवार के सदस्य होना जरूरी है, समुदाय के सदस्य बच्चों को होना जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। समाचार पत्र ये भी बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए, ठीक ना। यह समाचार जो पत्र है एक प्रभावशाली संसाधन होता है, यह बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और बालक जो होता है वह अपने रचनात्मक विकास व संज्ञानात्मक विकास तेजी से करता है। इससे जो समुदाय में बच्चे रहते हैं, परिवार के साथ सदस्य रहते हैं, तो वह बहुत तेजी से अपना विकास करता है बच्चा, ठीक ना। इसमें कक्षा जो है वह नहीं होगा, इसमें ऑप्शन हमारा कक्षा नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा कौन सा? ए, बी और सी। इसमें ए और बी, सी हमारा सही होगा, यही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ये, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? कौन रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है यह आपको बताना है। तो पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इसमें आपको बताना है कौन सा रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, जो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है वह हमारा फोर्थ ऑप्शन है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है यह पर्यावरण सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं माना जाता है, ठीक ना। इसमें आकलन यह नहीं माना जाता है। पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख यह क्या होता है? पर्यावरण आकलन का यह मापन होता है। रचनात्मक आकलन के यह साधन होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो इसमें हमारा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है यह नहीं माना जाता है, पर्यावरण में रचनात्मक आकलन का साधन नहीं माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ये, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इन सूचियों में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? इसमें से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। इसमें से आपको बताना है कौन सा एक भिन्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो मछली, घड़ियाल, कछुआ, कौवा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह कौवा है, ठीक ना। यह एक क्या है? पक्षी है। और मछली जो है यह पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है। तो यही हमारा जो कौवा है यह भिन्न है, यह ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आप लोग बताइए, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह मैना जो है यह अपनी गर्दन क्या करता है? झटके से आगे पीछे कर लेती है, अपने आगे पीछे घुमा लेती है। और उल्लू जो है यह अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है। कितना? 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा देता है। और कौवा जो है, कौवा अपनी, इसके बारे में जान लेते हैं। कौवा जो है अपना घोंसला सबसे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और इसके घोंसले में तार, चिथड़े और सब कार्टून मतलब वो कपड़े के चिथड़े पाए जाते हैं इसके घोंसले में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसके घोंसले में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा इतने। इसमें जो ऑप्शन से होगा मैना, जो अपनी गर्दन झटके से घुमा लेती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको आपको बताना है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। यह बिल्कुल सही है। राजस्थान के लोग क्या करते हैं? मिट्टी के घर होते हैं और वहाँ पे कटीली झाड़ियों की छत होती है, वहाँ पे लोग रहते हैं।
और मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, यह नहीं सही है। यह जो बांसों के खंभों पर घर बनाए जाते हैं वह असम में बनाए जाते हैं। ऑप्शन इसमें सी देखिए, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। यह बिल्कुल सही है। लेह में जो घर बनाए जाते हैं, पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और निचली मंजिल में जरूरत के सामान और जानवर रहते हैं। यह बिल्कुल सही है। और ऊपर के मकान में और जो लोग रहते हैं सभी उससे सदस्य रहते हैं परिवार के। और इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें फर्स्ट और सी ऑप्शन सही होगा। ए और सी ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा, ए और सी। ठीक, आगे चलते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथियों के विषय में दिए गया जो कथन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको हम लोग जानेंगे, आप लोग बताइएगा। तो देखिए हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यह सही बात है। हाथी क्या है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है और यह बहुत कम आराम करता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां को झाड़ियां खा लेता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह 200 नहीं खाता है, यह 100 किलो यह एक दिन में झाड़ियां और पत्तियां खा लेता है हाथी। तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इसके शरीर को ठंडक मिलती है। यह सही बात है कि जो हाथियां हैं वह कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करती हैं। उनके जो शरीर है उससे उसको ठंडा मिलती है पानी से, तो इसलिए वह कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करती हैं। किसी हाथियों को झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती हैं। तो यह सही बात है। एक झुंड होता है हाथियों का, उसमें सबसे बुजुर्ग जो होती है वह हथनी होती है और वह अपनी ग्रुप की नेता होती है। और सभी फैसले कौन सी लेती है, जो बुजुर्ग हथनी होती है वही सभी फैसले लेती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये भी सही होगा। तो इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन कट गया है। इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही होगा। इसमें फर्स्ट और थर्ड कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें आगे पीछे दिया है, तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है यह ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जामों में, और यह आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें एक तरफ शहर दिया है और एक तरफ क्या अत्यधिक पसंद जो भोजन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हांगकांग के लोग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मिलान करना है। किसी भी करी के साथ उबला टेपिया को कहाँ के लोग खाते हैं, तो यह केरल के लोग खाते हैं। कहाँ के, जो उबला टेपिया को यह केरल के लोग खाते हैं। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो यह सरसों के जो तेल में बनी मछली होती है यह जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। नारियल के तेल में बनी मछली की समुद्र की मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो यह नारियल के तेल में जो बनी मछली होती है गोवा के लोग खाते हैं। और उबला टोपियोका जो है यह केरल के लोग खाते हैं। छोले भटूरे इसमें छोड़ दीजिए। पकाया हुआ सांप, इसमें जो पकाया हुआ सांप है वह हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसको आप लोग बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा देखिए, पहला का 5 इसमें ऑप्शन सही होगा। बी का फर्स्ट सही है। सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जामों में, तो आप लोग देखें तो देख लीजिए यह सीटेट के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को वीडियो को शेयर करना है और नए लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप लोग के साथ अच्छा लगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।